नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब लाइव चैनल पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम। प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो है यहाँ पर अपन वैदिक काल के बारे में देखने वाले हैं। एक अपन ने एक जो है वीडियो बनाया था सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। उसके बाद में अगला वीडियो जो है अपन बना रहे हैं आपके वैदिक काल को लेकर के। किसको? वैदिक काल को लेकर के बना रहे हैं। तो साथियों देखो, वैदिक काल के अंदर बात करेंगे अपन कि वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो है उसका विकास कैसे हुआ और वो किसके बाद में जो है अपने भारत के अंदर पनपी। आपके साथ में वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, ये वैदिक जो है वो आर्य लोग जो थे, ये आर्य लोग जो है आपके कहाँ से आए थे, इन सब के ऊपर अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात करता हूँ मैं, टॉपिक आपके यहाँ पर डाल दूँ साथियों में। और टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है आपके वैदिक काल। देखिएगा, टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक जो है वो आपके क्या है, वैदिक काल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके हेडिंग डाली है और हेडिंग ये है साथियों, वैदिक काल। वैदिक काल या इसी को बोलते हैं आपके वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक काल बोल दीजिए, चाहे इसको आप वैदिक सभ्यता बोल दीजिए, एक ही बात है आपके। ठीक है। फिर अगली बात करते हैं, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, इसका जो समय है साथियों, इसका समय की बात अगर अपन करते हैं कि इस सभ्यता का जो काल है वो आपके क्या रहा, उसका डिस्कस करें। तो इस सभ्यता का जो काल है वो काल देखिएगा आपके, ये जो है 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के और ये आपके 600 बीसी का काल है। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का काल जो है वो आपके वैदिक काल का या आपके वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। फिर दूसरी अगली बात करते हैं इस वैदिक काल के बारे में। तो साथ ही इस वैदिक काल को दो पार्टों में पढ़ते हैं। कितने पार्टों में? दो पार्टों के अंदर जो है इसको पढ़ते हैं। और वो दो पार्ट आपके कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, यहाँ बात करते हैं वैदिक काल को जो है इसके दो भाग करके पढ़ते हैं अपन। कितने भाग है? वैदिक काल के जो है दो भाग करके पढ़ते हैं। वो दो भाग आपके कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मैं डिस्कस करके आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि वैदिक काल के दो पार्ट कौन कौन से होंगे आपके। तो एक तो होगा आपके ऋग्वैदिक काल और एक होगा आपके उत्तर वैदिक काल। या मैं लिखूँ, इसके दो भागों में पढ़ते हैं इसको। कितने भागों में? दो भाग जो है उसको किए जाते हैं, दो भागों में इसका अध्ययन किया जाता है। एक भाग जो है वो आपके क्या रहेगा? वैदिक काल। एक भाग तो क्या रहेगा आपका? वैदिक काल रहेगा। और दूसरा भाग जो है वो क्या रहेगा? आपके उत्तर वैदिक काल रहेगा। कौन सा रहेगा? उत्तर वैदिक काल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपके लिए, एक जो है आपके वैदिक काल मतलब कि ऋग्वैदिक काल, पहला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपके? ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल। और दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं तो दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपके उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। उत्तर वैदिक काल कहलाएगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये दो पार्ट में पढ़ेंगे आपके। ठीक है, वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। अब देखिएगा, यहाँ डिस्कस करें अपन कि वैदिक काल का जो समय था ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी का काल, 1500 से लेकर के 1000 बीसी का काल जो है वो किसका है? तो साथियों वो है आपके ऋग्वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो है समय वो है 1000 से लेकर के 600 बीसी का काल है। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किसका रहेगा? उत्तर वैदिक काल का रहेगा। अब इस दो भागों में विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विंटर नित्ज नामक व्यक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? विंटर नित्ज नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इसके कितने भाग किए थे? दो भाग। तो इस नाम को विशेष याद रखना है, इस नाम को विशेष याद रखना है कि विंटर नित्ज नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इसके कितने भाग किए गए आपके? तो दो भाग इसके यहाँ पर किए गए थे। कितने भाग किए गए? दो भाग जो है वो यहाँ पर इसके किए गए हैं। तो ये अपने को जरूर याद रखना है। ठीक है, तो दो भाग करने वाला कौन था? विंटर नित्ज नामक व्यक्ति के द्वारा। यहाँ अगर बात करें ऋग्वैदिक काल की, अपने को जानकारी जो है वो किससे मिलती है? तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी केवल और केवल मिलती है किससे? ऋग्वेद से। किससे मिलती है? ऋग्वेद से अपने को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक वेद है वो कौन सा? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद से इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि उत्तर वैदिक काल की बात अगर अपन करें तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है अन्य 3 वेदों से मिलती है। किससे मिलती है?
अन्य 3 वेद, जो ऋग्वेद के अलावा अन्य 3 वेद है। और इसके अलावा प्रिय साथियों आपके ब्राह्मण ग्रंथ, कौन से ग्रंथ आपके, जैसे आपके ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए, ब्राह्मण ग्रंथ, आपके आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और इसके अलावा आपके उपनिषद, आपके स्मृति साहित्य, हालांकि स्मृति साहित्य को अपन जो है किस में नहीं रखते हैं, उत्तर वैदिक काल में नहीं आएगा। तो यहाँ तक की बात करें अपन तो याद रखना, इनसे अपने को जो है क्या मिलती, जानकारी उत्तर वैदिक काल की मिलती है। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हुआ आपके कि वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता की बात करें तो उसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पूरे काल को एक पार्ट में है 1500 से लेकर 600 BC तक। विंटर नित्य ने इसके 2 भाग किए, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का काल है और इसमें अपने को ऋग्वेद से जानकारी अपने को प्राप्त होती है। जबकि उत्तर वैदिक काल की बात अगर अपन करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो रहेगा वो 600 से मतलब 1000 से लेकर के 600 BC का काल रहेगा। और अन्य 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो है उनसे अपने को इस काल के बारे में क्या मिलती है, जानकारी अपने को प्राप्त होती है। साथियों ये तो होगी बात आपकी बेसिक कंसेप्ट वाली। अब बात ये है कि साहब जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता जो है इसके निर्माता कौन है, और ये वैदिक सभ्यता के निर्माता अगर आर्य हैं तो एक्चुअल में आर्य आए कहां से थे उसके ऊपर अपन बात करेंगे आपके। तो देखिएगा यहां अगर मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं साथियों तो थोड़ा बेसिकली कंसेप्ट के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा आपके। सबसे पहली बात करूं मैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस काल की जानकारी या इस सभ्यता की, इस काल या सभ्यता की जानकारी जो है, सभ्यता की जानकारी की बात करते हैं तो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। किससे मिलती है, वैदिक साहित्य से अपने को इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वैदिक साहित्य से। इसलिए साथ वैदिक साहित्य से मिलने के कारण वैदिक सभ्यता कहा जाता है। फिर अगली बात करते हैं वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है। तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है अगर इसकी बात करें अपन तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। कौन है, आर्य है। और आर्य के बारे में बात करें कि साहब आर्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो सबसे पहले आर्य शब्द का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हुआ। किसमें हुआ, ऋग्वेद में। अब आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ तो जनरल सी बात ये हो गई कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि जो वेद है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। आपके किसमें, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और वेद जब संस्कृत में लिखे गए इसका मतलब ये आर्य शब्द जो है ये किसका हो गया, संस्कृत भाषा का हो गया, जो अरि और य से मिलकर के यहाँ पर बना है। तो देखिएगा इसके निर्माता जो है वो आपके आर्य हैं। निर्माता कौन है, आर्य जो है वो इसके निर्माता है। इस आर्य शब्द की बात करें तो ये अरि प्लस य से मिलके बना है, अरि व य से मिलके बना है। और आर्य शब्द का अर्थ अगर अपन देखें तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है आपके, यानी आर्य शब्द जो है वो कौन है, आर्य कौन है। तो प्रिय विद्यार्थियों आर्य की बात अगर अपन करते हैं तो इसका अर्थ जो है वो निकल के अपने सामने क्या आएगा, ये किसी व्यक्ति का गुण बताता है। क्या बताता है, गुण बताता है। तो यानी वो विद्वान है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आर्य का अर्थ क्या होगा आपके, श्रेष्ठ या उत्तम। क्या होगा, श्रेष्ठ या उत्तम जो है वो आर्य शब्द का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों इस आर्य का जो है पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ, आर्य का जो है पहली बार उल्लेख की बात करें तो इसका आर्य शब्द का पहली बार जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर हुआ। किसमें हुआ, ऋग्वेद के अंदर जो है अपने को क्या नाम इसका उल्लेख प्राप्त होता है। और ये आर्य शब्द जो है ये किसका है, संस्कृत भाषा का है। किसका है, संस्कृत भाषा का जो है ये आपके शब्द है। तो ये भी अपने को बेसिकली कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये क्लियरली आपको करना होगा कि आर्य शब्द जो है ये किस भाषा का है, आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। ये बात अपने को याद रखना है। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी प्रिय विद्यार्थियों वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता की जानकारी अपने को वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग हैं। और आर्य लोग की बात करते हैं तो आर्य जो है ये आर्य शब्द अरि प्लस य से मिलकर बना है। और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम होता है। और पहली बार आर्य शब्द का उल्लेख जो है वो किसमें हुआ, ऋग्वेद के अंदर हुआ है। किसमें हुआ, ऋग्वेद में। फिर देखिएगा यहां अगर बात करें कि आर्य जो है इनका संबंध जो है,
आर्यों का जो संबंध है वो नारडिंग शाखा से मानते हैं। इनका संबंध जो है, भारत की एक शाखा है प्रिय विद्यार्थियों नारडिंग शाखा से जो है इनका संबंध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साहब इनका संबंध जो है वो किससे है, नारडिंग शाखा से जो है इनका संबंध यहाँ पर रहा है। किस शाखा से, तो नारडिंग शाखा से इनका संबंध यहाँ पर रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ पर सारी चीज आपके क्लियरली यहाँ पर पता चल गया होगा कि किस प्रकार से जो है अपने को यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब दूसरी बात यह है कि साहब एक आर्यों की जो उत्पत्ति है इसको लेकर के विद्वान में बहुत सारे मतभेद हैं। सब विद्वान अपना अपना मत देते हैं कि साहब किसी ने क्या बताया, किसने क्या बताया। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि मैक्स मुलर महोदय जो है, मैक्स मुलर महोदय ने जो है इन्होंने ये कहा कि साहब ये जो आर्य हैं ये मूलतः ये मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से ये आए हैं। लेकिन कुछ भारतीय विद्वानों की बात अगर अपन करते हैं तो भारतीय विद्वान कहते हैं कि नहीं साहब ये भारत के ही हैं। जैसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग जो है यहाँ पर मत दिए गए। वैसे मैं आपके बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहूँ तो उन्होंने कहा कि साहब आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि साहब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि साहब ये तिब्बत क्षेत्र से आए थे। लेकिन भगवान दास गिडवानी जो मेरे नाम राशि हैं प्रिय विद्यार्थियों, मेरे से पूर्व काफी सारे विद्वान लोग हुए हैं, तो भगवान दास गिडवानी ने कहा कि साहब ये मूलतः भारत के हैं। कहाँ के हैं, भारत के हैं साहब। अब साहब इनके अलग अलग मत हो गए। जैसे गंगानाथ की झांकी बात करते हैं तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि देश बताया। जैसे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र पांडे की बात करते हैं तो उन्होंने सप्त सेंधव प्रदेश बताया। जैसे आपकी बात की जाए कि अगर मैं ये कहूँ कि साहब अन्य विद्वानों के बारे में बात करें आपके, कि जैसे देविकानंद की बात क्या नाम आपके DS त्रिवेदी की बात करते हैं तो उन्होंने देवी का प्रदेश बताया आपके। तो यानी कहने का तात्पर्य ये था कि विद्वान एक मत नहीं है साथियों कि साहब ये वास्तव में आर्य आए कहाँ से थे, लेकिन सभी विद्वान एक मत का समर्थन करते हैं और वो मत ये था कि साहब ये सभी जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अगर नॉर्मल सा प्रश्न होता है कि आर्य कहाँ से आए तो याद रखिएगा उसमें कोई विद्वान का नाम नहीं है तो सीधा अपने को आंसर क्या करना है, मध्य एशिया से आए थे साहब। ठीक है। अगर विद्वान का नाम देकर के पूछे तो फिर अपने को जिस विद्वान के द्वारा जो मत दिया गया उसी की बात अपन यहाँ पर करेंगे साथियों। ठीक है। तो देखिएगा चलते हैं, मैं अगली स्लाइड के ऊपर बात करता हूँ आपकी, और स्लाइड पर ये बात करता हूँ कि आर्यों का मूल निवास क्या है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पॉइंट लिखता हूँ मैं, और पॉइंट ये है साथियों कि आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास, आर्यों का जो मूल निवास है उस मूल निवास को लेकर के कुछ मत अपने हैं तो उन मत का नाम कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि जो स्थान है वो क्या बताया गया और वो स्थान जो है वो किसने बताया। ठीक है। स्थान क्या बताया गया और स्थान जो है वो किसने बताया आपके, तो यहाँ पर विद्वान का नाम लिख लेंगे अपन। ठीक है। विद्वान, किस विद्वान ने ये नाम दिया था। तो यहां देखिएगा पहले मत की ओर चलता हूं मैं, सबसे पहली बात करता हूं पहले मत की ओर में यहां पर चलता हूं। तो सबसे पहला मत अगर देखिएगा आप तो आपके नाम आता है मध्य एशिया का नाम। किसका नाम आता है, मध्य एशिया का नाम आता है। और मध्य एशिया का मत जो है वो दिया था किसने, आपके मैक्स मुलर महोदय ने। किसने दिया था, मैक्स मुलर के द्वारा जो है इसको क्या नाम दिया गया साहब की, मैक्स मुलर ने कहा कि साहब ये कहां से आए थे आपके, तो मध्य एशिया से आए थे। कहां से, मध्य एशिया से जो है ये आए थे, मैक्स मुलर ने ऐसा कहा। ठीक है। अब मैक्स मुलर की बात करते हैं। मैक्स मुलर कौन है, तो साहब मैक्स मुलर जो है ये एक जर्मन विद्वान है। कौन है ये जर्मन विद्वान है और वहां के पुरातत्ववेत्ता हुआ करते थे, जर्मन विद्वान। इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है। मध्य एशिया के मत की बात की जाए तो ये सर्वमत के अनुसार सही माना गया। सर्वमत के अनुसार, सर्वमत के अनुसार सही माना गया। ठीक है। सर्वमत के अनुसार इसको क्या माना गया, सही माना गया। तो ये भी पॉइंट अपने को याद रखना है। अगर डायरेक्टली प्रश्न आ जाए और किसी विद्वान का नाम नहीं हो तो फिर अपने को क्या करना है, आपके क्या नाम जो मध्य एशिया ही करना है। ठीक है। उसके बाद में साथियों याद रखिएगा, जैसे नंबर 2 की बात करें, किसकी, नंबर 2 की बात करते हैं मध्य एशिया के बाद में, फिर चलते जैसे आपके उत्तरी ध्रुव का मत। कौन सा, उत्तरी ध्रुव की बात करें अपन कि उत्तरी ध्रुव किसने कहा, तो उत्तरी ध्रुव का मत जो है ये दिया था आपके बाल गंगाधर तिलक ने।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इन्होंने उत्तरी ध्रुव का मत दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और उसका नाम था आपके क्या नाम है, जो द आर्कटिक होम ऑफ वेदास या आर्यंस। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने वे आर्यों का मूल निवास जो है वो क्या बताया, आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश का मतलब होता है आपके उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। कौन सा? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। याद रखिएगा, उत्तर वाले को अपन आर्कटिक प्रदेश बोलते हैं, नीचे वाले को अपन अंटार्कटिक प्रदेश बोलते हैं। तो आर्कटिक का मतलब उत्तरी ध्रुव क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें आपके नंबर 3 पर बात करूं मैं, तो नंबर 3 पर नाम आता है आपके, तो जो स्थान बताया गया उनके द्वारा वो था आपके तिब्बत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? तिब्बत क्षेत्र बताया गया। और तिब्बत क्षेत्र की बात अगर अपन करते हैं, तो तिब्बत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये तिब्बत क्षेत्र जो है ये बताया गया साथियों किसने? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने बताया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये बताया गया आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र दिया था आपके, अंतिम रूप से याद रखिएगा। उसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं, तो नंबर 4 पर जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल नाम दिया जाए देविका प्रदेश आपके। कौन सा प्रदेश? देविका प्रदेश। और देविका प्रदेश जो आर्यों का मूल निवास बताया वो बताया किसने आपके? तो साथियों DS त्रिदेव ने। याद रखिएगा DS त्रिदेव के द्वारा जो है यहाँ पर ये बताया गया आपके। DS त्रिदेव या DS त्रिवेदी नाम भी मिल जाएगा आपको, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने को आगे वाला जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, DS त्रिदेव या त्रिवेदी। उसके बाद नंबर 5 पर बात करें अपन कि और आर्यों का मूल निवास क्या बताया गया, तो नंबर 5 पर बात करें तो आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल सप्त सेंधव प्रदेश। कौन सा? सप्त सेंधव प्रदेश। और सप्त सेंधव प्रदेश की बात अगर अपन करते हैं, सप्त सेंधव प्रदेश, तो सप्त सेंधव प्रदेश का मत दिया था डॉक्टर संपूर्णानंद ने। किसने दिया था? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र पांडे। डॉक्टर संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र पांडे। अविनाश चंद्र पांडे के द्वारा जो है यहाँ पर क्या दिया गया था, तो साथियों आपके क्या नाम है, जो ये मत दिया गया था। फिर अगली बात करें आपके अविनाश चंद्र पांडे के अलावा फिर नेक्स्ट बात की जाए आपके और कौन से मत हैं, तो अगले मत पर मैं चलूँ साथियों। उससे पहले बात बताऊँ नंबर 6 पर, तो आपके दिया गया आल्पस पर्वत, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि साहब आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत याद रखिएगा, आल्पस पर्वत का क्षेत्र याद रखिएगा। और ये बताया आपके किसने, सॉरी आल्पस क्या, यूरेशिया, ध्यान रखिएगा। यूरेशिया की बात करें अपन, किसकी? यूरेशिया की बात अगर आपकी की जाए कि साहब आर्यों का मूल निवास जो है वो क्या बताया गया आपके? यूरेशिया क्षेत्र बताया गया आपके। कौन सा? यूरेशिया क्षेत्र बताया गया। और अगर यूरेशिया क्षेत्र की बात अगर अपन करते हैं तो वो बताया प्रिय विद्यार्थियों किसने? गार्डन चाइल्ड के द्वारा यहाँ पर बताया गया था। किसके द्वारा? गार्डन चाइल्ड के द्वारा यहाँ पर बताया गया। तो देखिएगा यूरेशिया गार्डन चाइल्ड के द्वारा जो है आपके यूरेशिया वाला क्षेत्र बताया गया। इसके अलावा साथियों देखिएगा नंबर 7 की बात करते हैं आपके आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत की बात करते हैं तो आल्पस पर्वत जो है ये बताया आपके NCERT के अंदर। NCERT जो है वो किसको मानती है? आल्पस पर्वत को यहाँ पर मानती है ना। और एक नंबर 8 की बात की जाए आपके, तो यहाँ पर लिख दूं मैं भारत। और भारत जो है वो किसने माना आपके? भगवान दास ने। किसने माना? भगवान दास के द्वारा। भगवान दास गिडवानी के द्वारा जो है क्या माना गया आपके? भारत माना गया। तो ये आर्यों का मूल निवास स्थान अपने को व्यक्तिगत दृष्टिकोण में विद्वान के अनुसार जो पूछे वही अपने को बताना है, अन्यथा अपने को यहाँ पर और किसी प्रकार का कोई बातें नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब साथियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो हो गई आपके बेसिकली बातें इस वाले की। अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि एक प्रश्न आता है आपके कि ऋग्वेदिक काल का जो आर्य था वो कहाँ निवास करता था और उत्तर वैदिक काल का आर्य था वो कहाँ निवास करता था। ये प्रश्न भी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर एक ब्लॉक बना करके आपको मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ। इस ब्लॉक में लिख रहा हूँ कुछ ऐसी बात जो आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। किसमें?
एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, वो प्रश्न मैं यहाँ पर आपको नोट करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा एक पॉइंट आता आपके, और पॉइंट ये है कि ऋग्वेदिक काल का आर्य, ऋग्वेदिक कालीन आर्य, ऋग्वेदिक कालीन आर्य, ऋग्वेदिक कालीन आर्य सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करता था, सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करता था, ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट तो आपका ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है उत्तर वैदिक कालीन आर्य, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास, मूल निवास स्थान, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मूल निवास स्थान गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था। और ये प्रश्न ध्यान रखिएगा आपके रीट में पूछ लिया गया था, ठीक है। रीट एग्जाम के अंदर जो है ये दोनों प्रश्न आपके पूछ लिए गए, ये विशेष बात ध्यान रखिएगा। एक बार पूछ लिया गया कि ऋग्वेदिक काल का आर्य कौन सी जगह पर निवास करता था, तो सप्त सैंधव प्रदेश का। अब आपके मन में एक जानने की जिज्ञासा आ रही होगी साथियों कि सर आप ये बता दो कि बार बार सप्त सैंधव प्रदेश का नाम ले रहे हो, क्या ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है भाई, ये भी तो जरूरी होना चाहिए ना अपने को। तो बिल्कुल बताऊंगा साथियों आपको कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो कौन सा है। दूसरी बात है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मूल निवास जो था वो आपके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र रहा, यानी गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर आपके उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने अपना मूल निवास, यानी यहाँ पर ये जम करके रहे थे आपके, ठीक है। अब बात ये आती है साथियों कि यहाँ अगर अपन देखें कि बार बार एक शब्द का यूज कर रहे हैं अपन, देखो कौन से का, सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ पर भी अपन ने यूज किया। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों एक जगह और अपन ने यूज किया और वो यहाँ यूज किया, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। दोनों बातों को ध्यान रख के चलना है। अब मैं आपको अगली स्लाइड पर समझा दूं कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो कौन सा क्षेत्र होगा, कितनी नदियां होगी, कौन कौन सी नदियां होगी। तो देखिएगा मैं यहाँ समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश, कौन सा, सप्त सैंधव प्रदेश। अब सप्त सैंधव प्रदेश की बात करें तो इस सप्त सैंधव प्रदेश में ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है ये 7 नदियों का क्षेत्र है। कितनी नदियों का, तो ये याद रखिएगा सप्त सैंधव प्रदेश जो है ये 7 नदियों का क्षेत्र है। 7 नदियों का क्या कहलाता है, क्षेत्र। 7 नदियों के क्षेत्र को बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये 7 नदियां जो है वो कौन कौन सी है, देखिए ये जो 7 नदियां हैं, ये 7 नदियां आपकी कौन कौन सी है। यहाँ अगर अपन बात करें सप्त सैंधव प्रदेश के अंदर कि ये 7 नदियां जो है ये कौन कौन सी आती है आपके, तो बिल्कुल आपको 7 नदियों के बारे में जानकारी रखनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि 7 नदियां जो है वो कौन कौन सी है। तो देखो यहाँ पर अपन लिखने की बात करते हैं कि 7 नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। 7 नदियां कौन कौन सी होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो पहली नदी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें देखो सबसे पहली नदी जो होगी 7 नदियों में, सबसे पहली नदी आपके सिंधु, कौन सी होगी, सिंधु नदी आपके। नंबर 2 की बात की जाए आपके सिंधु के बाद में सरस्वती, सिंधु के बाद में सरस्वती, जिसको आज अपन वर्तमान में घग्गर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, घग्गर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंबर 3 की बात की जाए आपके तो जैसे आपके रावी, रावी। नंबर 4 आपके झेलम, झेलम। नंबर 5 सिंधु सरस्वती रावी झेलम आपके व्यास, व्यास, सतलज, व्यास, और एक आपकी कौन सी होगी, सतलज, याद रखिएगा। और एक प्रिय विद्यार्थियों नंबर 7 की बात की जाए तो चिनाब, कौन सी है, चिनाब, याद रखिएगा, ठीक है। सतलज और एक आपकी कौन सी, चिनाब। तो यानी कि ये 7 नदियों का क्षेत्र जो है ये आपके क्या कहलाता है,
सप्त सेंधो प्रदेश के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। कौन सा प्रदेश है? ये सप्त सेंधो प्रदेश क्षेत्र है, जो 4 नदियों का क्षेत्र आपके कहलाता है। इसके अलावा साथियों एक शिलालेख के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको एक शिलालेख जरूर ध्यान रखिएगा। और उस शिलालेख के बारे में अगर अपन बात करें तो उस शिलालेख का नाम आता है साथियों आपके कौन सा? तो बोगजकोई शिलालेख, याद रखिएगा। कौन सा शिलालेख आता है? बोगजकोई शिलालेख आता है आपका। अब बात आती है कि बोगजकोई शिलालेख जो है ये क्या है, तो आपसे पूछ सकता है सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो है वो कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीनतम शिलालेख आपके बोगजकोई शिलालेख। देखिएगा यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने यहां पर हेडिंग डाली आपके, और उसका नाम है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख मैंने यहां पर लिखा। सबसे पहली बात तो बोगजकोई अभिलेख की बात की जाए तो बोगजकोई अभिलेख का पहला पॉइंट है कि ये 1400 ईसा पूर्व पुराना है, 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहां से मिला? एशिया माइनर से मिला अपने को। कहां से मिला है? एशिया माइनर जो टर्की में पड़ता है। कहां? टर्की। एशिया माइनर से प्राप्त। कहां से प्राप्त हुआ? एशिया माइनर से। ये जो है आपके 1400 ईसा पूर्व का है, एशिया माइनर टर्की से अपने को प्राप्त हुआ। ये जो शिलालेख है प्रिय विद्यार्थी, ये संधि शिलालेख है, यानी कि ये संधि अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे संधि अभिलेख कहते हैं। संधि अभिलेख जो है इसको यहाँ पर कहा जाता है। और संधि किस किस के बीच में हुई आपके? एक तो नाम आता है सबली ल्यूमा। क्या नाम आता है? सबली ल्यूमा नाम का राजा। सबली ल्यूमा नाम का राजा वर्सेज, याद रखिएगा, मर्त्युजा नाम का राजा। सबली ल्यूमा और मर्त्युजा के बीच में जो है यहाँ पर क्या हुई है? संधि, उन दोनों के बारे में। इस शिलालेख में मेन बात क्या है? तो इसमें ऋग्वेदिक कालीन 4 देवताओं की जानकारी मिलती है। ऋग्वेदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख। हो सकता है कि ये 4 देवता उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हों, या हो सकता है कि उनको जो है साक्षी मान करके ये संधि की गई हो। अब वो 4 देवता कौन कौन से हैं? तो साथियों नंबर 1 पर बात की जाए आपके इंद्र, नंबर 2 की बात की जाए इंद्र मित्र, नंबर 3 की बात की जाए इंद्र मित्र वरुण, और नंबर 4 की बात की जाए तो आपके नासत्ते। इंद्र ध्यान रखिएगा, इंद्र को जो है यहाँ पर क्या ना आपके इंद्रयाणी कहा गया, मित्र को जो है यहाँ पर मित्रायणी कहा गया, नासत्ते को जो आपके नासियाताना कहा गया। ठीक है, इसमें नाम जो लिखे हुए हैं वो ये नाम नहीं है। जैसे नासत्ते की जगह पर नासियाताना लिखा गया तो उसे ये लगाया गया कि साहब नासत्ते होगा। मित्र की जगह पर जो है आपके मित्रयाना लिखा गया, यानी वो मित्र होगा आपके। ठीक है, इंद्र की जगह जो है आपके इंद्राणी लिखा गया होगा, इंद्राणी लिखा गया तो उसे लगाया गया अंदाज भाई वो कौन होगा? आपके इंद्र होगा। तो ये बात भी अपने को याद रखना है। बोगजकोई अभिलेख के बारे में विशेष बात अपने को ध्यान रखनी है। तो साथियों आप लोगों की ये बात क्लियरली समझ में आई होगी यहाँ पर कि ऋग्वेदिक काल के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और उस ऋग्वेदिक काल में जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ बातें जो है आपके यहाँ पर क्लियरली समझ में आई होगी। तो देखिएगा साथियों, ये तो बात हुई आपके किसकी? यहाँ पर इस ऋग्वेदिक काल के बारे में बात की अपन ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल की जानकारी जो वैदिक साहित्य से अपने को प्राप्त होती है, वो वैदिक साहित्य के अंदर किस किस के बारे में ध्यान रखेंगे, कौन सा वैदिक साहित्य है और कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। तो साथियों वैदिक साहित्य के अंदर जो है आपके ऋग्वेद हो गया, कौन सा वेद? आपके ऋग्वेद हो गया, आपके जो है ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आपके आरण्यक हो गए और आपके उपनिषद हो गए। इन चारों को जो है वैदिक साहित्य को में माना जाता है, ये वैदिक साहित्य का भाग है। इसके अलावा चाहे कुछ भी आ जाए वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा मैं ये कहूँ आपको कि जैसे अपन ने पीछे पढ़ा आपके यहाँ, देखिएगा यहाँ अपन ने पीछे पढ़ा था, यहाँ देखो अपन ने कि इस काल की जानकारी जो है, इस काल की जानकारी के बारे में अपन ने बात की थी कि इस काल की जानकारी जो है वो अपने को कहाँ से मिल रही है? वैदिक साहित्य से। किससे मिल रही है? वैदिक साहित्य से अपने को जानकारी मिल रही है। अब बात ये आती है कि साहब वैदिक साहित्य क्या होगा,
किसे कहेंगे वैदिक साहित्य। तो चलते हैं साथियों आगे अगली स्लाइड के ऊपर और यहां डिस्कस करते हैं अपन वैदिक साहित्य के ऊपर। तो देखिएगा यहां मैं आपके सामने बात करूं कि वैदिक साहित्य किसे कहेंगे। वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में याद रखिएगा, वैदिक साहित्य में किसको शामिल करेंगे। तो यहां मैं केवल 4 बिंदु लिखूंगा आपके। कितने बिंदु लिखूंगा? केवल और केवल यहां पर 4 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। ये 4 बिंदु जो है यही आपके वैदिक साहित्य का भाग है। इसके अलावा कोई भी चीज आपके वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये एक नंबर आपका 4, ये 4 आपके वैदिक साहित्य का भाग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके वेद, ये वेद वैदिक साहित्य का भाग है। वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ये आपके वैदिक साहित्य का भाग है। जैसे आपके आरण्यक, आरण्यक ये भी आपके वैदिक साहित्य का भाग है। और उपनिषद, क्या? उपनिषद, जिनको वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। ये आपके ये चारों चीज जो है, ये जो चारों चीज आपकी है, इन चारों चीजों के बारे में अगर अपन बात करें, ये जो आपके 4 चीजें अपन ने यहाँ पर लिखी, क्या? एक तो लिखा अपन ने वेद, क्या लिखा? वेद की बात की अपन ने, ठीक है। एक आपके इधर जो बात की अपन ने, इन सारी चीजों की बात कर रहा हूं मैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 4 चीजें अपन ने यहाँ पर बनाई है, कितनी? ये जो 4 चीजें अपन ने यहाँ पर बनाई है, ये 4 चीजें जो है साथियों, ये चारों चीजें जो है ये आपके वैदिक साहित्य का भाग है। ये चारों चीजें जो है आपके किसका भाग है? वैदिक साहित्य का, ठीक है। इन चारों को बोलिए वैदिक साहित्य का भाग है। वैदिक साहित्य का भाग, वैदिक साहित्य का भाग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब सीधा प्रश्न कर लेता, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग है और कौन सा नहीं है। तो ये 4 चीजें जो आपको दिख रही है यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, 4 चीजें कौन कौन सी लिखी मैंने आपकी। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक तो वेद, एक ब्राह्मण ग्रंथ, और एक आपके लिखा आरण्यक, और एक आपके उपनिषद, या उपनिषदों को क्या बोलेंगे? वेदांत बोलेंगे। ये चारों आपके वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज आ जाए वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे मान लो यहाँ से वेदों के अंदर 4 वेद हो गए, उन 4 वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उन 4 वेदों के आरण्यक हो गए, और आपके उपनिषद जो है 108, ये सभी मिलकर के आपके वैदिक साहित्य का अंग है। बाकी इसके अलावा जैसे कौन कौन से आपके वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूँ आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बात की जाए वेदांग, वेदांग, महाकाव्य, वेदांग महाकाव्य, श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य, आपके श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य, जैसे आपके ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, जैसे आपके पुराण, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, ये जो आपके सारी चीजें यहाँ पर अपन ने जो लिखी है इधर वाली, ये जो सब चीजें अपन ने लिखी है, ये सारी चीजें आपके वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का भाग नहीं। ये सारी चीजें जो है आपके वैदिक साहित्य का भाग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, तो इनको जरूर आपको याद रखना है। तो वेदांग, महाकाव्य, श्रुति साहित्य, श्रीमद् भगवत गीता, स्मृति साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य,
आपके पुराण हो गए, विदेशी विवरण हो गए, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो साथियों आपके किसका पार्ट हो, वैदिक साहित्य का पार्ट हो। केवल वैदिक साहित्य का पार्ट जो है वो ये 4 चीजें हैं, यही आपके वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। समझे बात को। अब चलता हूं मैं आगे। तो वैदिक साहित्य में अपन सबसे पहले बात करेंगे वेदों के बारे में। किसके बारे में? वेदों के बारे में जो अपन सबसे पहले यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिएगा अगली स्लाइड पर देखिएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में? वैदिक साहित्य के बारे में। मैं यहाँ पर थोड़ा पॉइंट डालता हूँ हेडिंग, कि आपको ध्यान रहे कि भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा आपके वैदिक साहित्य, ये यहाँ पर लिखा मैंने वैदिक साहित्य। तो ये लीजिए साहब, अपन पढ़ने जा रहे हैं वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य के अंदर जो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, वैदिक साहित्य में सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेद। क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे अपन। अब वेद की बात करते हैं तो वेद जो है ये विद धातु से बना है। वेद जो है वो किससे बना है? विद धातु से बना है। और इस विद धातु की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान होता है, जानना या ज्ञान होता है। ठीक है। फिर अगली बात करें कि वेद जो है इनकी संख्या कितनी है। वेद जो है इनकी संख्या की बात की जाए तो वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? 4 वेद आपके कौन कौन से हैं? पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। यहाँ पर 4 वेदों की बात करते हैं तो सबसे जो प्राचीन वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक है आपके अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद है। अब यहाँ पर भी एक विशेषता याद रखिएगा, और विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है साथियों कि ऋग्वेद ऋग्वेद और आपके जो ये सामवेद और आपके जो ये कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा? ये जो आपका यजुर्वेद है, इन तीनों की बात करते हैं तो इन तीनों को जो है आपके वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों की बात अगर अपन करते हैं तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। समझे बात को? वेद त्रयी कहते हैं। किस किस को कहते हैं वेद त्रयी? तो याद रखिएगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। अथर्ववेद, एक बार फिर कह रहा हूं, अथर्ववेद आपका वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ये आपको विशेष बात याद रखनी है। फिर अगली बात करते हैं, वेद जो है ये श्रुति साहित्य है, यानी इनका ज्ञान जो है सुना जा सकता है। वेद जो है ये श्रुति साहित्य है, इनका ज्ञान जो है वो सुना जा सकता है। वेद अपौरुषीय है। क्या है? वेद अपौरुषीय है। वेद क्या है? अपौरुषीय, अर्थात किसी व्यक्तिगत एक पुरुष के द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई है। और ये वेद जो है ये ईश्वरीय कृति है आपके। क्या है? ईश्वरीय कृति। यहाँ पर इसको माना जाता है कि भाई ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, ऋषि मुनियों ने उसको सुना और वह आगे से आगे आज जो स्थानांतरण होता जा रहा है, ये बात यहाँ पर है। फिर साथ में अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों अपन कि वेदों के रचनाकार संकलनकर्ता किसको मानते हैं, है ना? वेदों के संकलनकर्ता किसको मानते हैं? ठीक है। तो वेदों के जो संकलनकर्ता है, वेदों का संकलन किसने किया था? तो वेदों का संकलन करने वाले जो हैं वो किया था आपके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने। किसने किया था? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया था? इनका संकलन यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा वेद के बारे में आपको ध्यान रखना है। वैदिक साहित्य में पहला पार्ट आपका वेद आता है, जो वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेद की संख्या जो है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन तीनों को ऊपर वालों को वेद त्रयी कहते हैं। वेद आपके श्रुति साहित्य है, अपौरुषीय है, ईश्वरीय कृति है। और वेदों की बात करते हैं, संकलन किया आपके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा यहाँ पर इनका संकलन किया गया था। अब बात आती है कि साहब ये जो 4 वेदों के बारे में अगर बात करें कि साहब 4 वेद जो हैं इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या फिर अगर अपन बात करें
कि साहब इनमें सबसे नवीनतम कौन सा वेद होगा, किसकी विषय वस्तु क्या होगी। तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपको वेदों के बारे में बता दूं शॉर्ट में, थोड़ा सा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो एग्जाम व्यू पॉइंट के आधार पर अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा एक मिनट यहाँ पर ये लाइन डाल दी मैंने, ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, और एक यहाँ पर ये यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे, और एक आपके ये सामवेद और एक आपका अथर्ववेद। ठीक है, ये मैंने 4 लाइनें यहाँ पर डाली है, इन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इसको। देखिएगा यहाँ मैंने लिखा आपके सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद लिखा है यहाँ पर। देखो ऋग्वेद के बारे में बात की जाए तो ऋग्वेद जो है आपका ये सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद जो है ये क्या है? सबसे प्राचीन। फिर अगली बात करते हैं सबसे बड़ा। सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और पवित्र है आपके। क्या है? पवित्र है आपके। फिर अगली बात करते हैं, इसमें जो है आपके ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। इसमें 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या है इसके अंदर? सूक्त हैं। और ये इसमें देवताओं की स्तुतियाँ हैं। इसमें क्या है? देवताओं की स्तुतियाँ, देवताओं की स्तुति या ऋचाएँ हैं इसके अंदर। देवताओं की स्तुतियाँ या क्या है? ऋचाएँ इसके अंदर है। फिर बात करते हैं इसका जो उपवेद है, इसका जो उपवेद है वो आपके आयुर्वेद है। इसका जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद। और इसका जो पाठ करने वाला जो ऋषि होता है, पाठ करने वाला ऋषि जो होता है, पाठ करने वाला उसको बोलते हैं होता या होत्री, होता या होत्री बोलते हैं। पाठ करने वाले ऋषि जो होते हैं या इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं आपके होता या होत्री बोलते हैं। तो सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है, पवित्र है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, देवताओं की स्तुतियाँ या ऋचाएँ इसके अंदर है। इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। इसके पाठ करने वाले को बोलते हैं होता या होत्री बोलते हैं। और साथ में अगर बात करें इसके ब्राह्मण ग्रंथों की, किसकी? इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों में याद रखिएगा एक नाम तो आता है आपके ऐतरेय। क्या नाम आता है? ऐतरेय। और एक नाम आता है कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी जो है ये इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौशितकी जो है वो इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद इधर देखें अपन, यहाँ लिखूँ मैं आपके, और वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात की जाए, यजुर्वेद का क्या मामला है साहब? तो यजुर्वेद का मामला ये है कि गद्य पद्य में एकमात्र वेद जो किसमें है? गद्य पद्य में। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में है, यानी कि चंपू शैली, इसमें है चंपू शैली में, गद्य पद्य में। फिर अगली बात, एकमात्र वेद जिसके 2 भाग है। एकमात्र वेद जिसके 2 भाग है, जिसके क्या है? 2 भाग, जिसके 2 भाग है। एक भाग तो इसका शुक्ल यजुर्वेद, एक भाग तो क्या कहलाता है? शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा भाग कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। तो 2 भाग हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। फिर अगली बात करते हैं कि इसका जो उपवेद है, साम यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। क्या है इसका? धनुर्वेद। और इसका जो पाठ करने वाला ऋषि जो होता है, जो इसका मंत्र वगैरह जो बताता है, पाठ करने वाला दृष्टा जो होता है, दृष्टा जिसको अपन कहते हैं, उसको बोलते हैं आपके अधर्व्यू। उसको क्या कहते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। आपके पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्व्यू बोलते हैं। फिर बात की जाए इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, किसकी? इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो इसके ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर एक नाम तो आता है तैत्तिरीय। एक नाम तो किसका आता है? तैत्तिरीय का। और एक नाम आता है आपके शतपथ का। तैत्तिरीय और शतपथ का नाम जो है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यजुर्वेद की बात भी आपको विशेष याद रखना है। उसके बाद में अगर बात की जाए नंबर 3 यहाँ देखें अपन, और वो आता है सामवेद। कौन सा वेद आता है? सामवेद। याद रखिएगा, सामवेद की बात करते हैं। ये जो है आपके यज्ञ से संबंधित है। कौन? यजुर्वेद जो है यज्ञ अनुष्ठान,
यज्ञ से संबंधित है आपके, किससे, यज्ञों से संबंधित, अनुष्ठानों से संबंधित है। कर्मकांडीय वेद आपका कौन सा, यजुर्वेद। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कर्मकांडीय, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कर्मकांड से संबंधित। किससे संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है वेद आपका कौन सा, तो याद रखिएगा आपके यजुर्वेद। सामवेद की बात करते हैं तो संगीत, संगीत से संबंध, इसका संगीत से क्या है संबंध है, भारतीय संगीत का जनक जो है इसी को कहा जाता है। अगली बात करते हैं, ये ऋग्वेद, ऋग्वेद के आधार पर लिखा गया, ऋग्वेद के आधार पर संकलन, ऋग्वेद के आधार पर क्या हुआ, संकलन। इसका अगर बात की जाए सामवेद के बारे में, सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। कौन सा है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और इसका पाठ करने वाला जो है उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो पाठ करने वाला होता है उसको कहा जाता है आपके उद्गाता। पाठ करने वाला या इसका दृष्टा जो होता है उसको क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। और अगर बात करें इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ में एक नाम आता है पंचविश, पंचविश, जैमिनी, पंचविश जैमिनीय, और एक नाम आता है आपके षड्विश। क्या नाम आता है, षड्विश नाम आता है। ठीक है, तो ये आपके क्या नाम किसके हैं, तो इस सामवेद की बात अपन ने यहाँ पर की है साथियों। अब उसके बाद में आपके एक वेद बच गया, कौन सा, अथर्ववेद। तो चलते हैं अथर्ववेद की ओर। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपके कौन सा, अथर्ववेद। कौन सा वेद है, अथर्ववेद, याद रखिएगा। अथर्ववेद की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो जादू टोना से संबंधित, जादू टोना या तंत्र मंत्र, जादू टोना या तंत्र मंत्र से संबंधित है, जादू टोना या तंत्र मंत्र से संबंधित आपके कौन सा, तो ये अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित है। फिर अगली बात करते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये आर्य व अनार्यों की रचना है, आर्य व अनार्यों की रचना, आर्य व अनार्यों की रचना। इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, इसका जो उपवेद है वो क्या है, शिल्प वेद। उपवेद क्या है इसका, शिल्प वेद है। और इसका जो पाठ करने वाला दृष्टा जो होता है या जो ऋषि जो होता है उसको बोलते हैं आपके ब्रह्मा, पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है आपके गोपत, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, गोपत। और इसका जो है कोई भी आरण्यक नहीं है, इस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं, कोई भी आरण्यक नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, ये ऐसी ये स्लाइड है जहाँ से आपके वेदों से बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं साथियों। तो ये आज की क्लास के ऊपर अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया प्रिय विद्यार्थियों, बाकी की बात जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे साथियों। तो आज के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके आप लोगों ने दिया। मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।